हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 12। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 12, भारतीय न्यायिक शासन प्रणाली की रूपरेखा। कंपोजिशन ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। भारतीय संविधान में न्याय की एक पूर्ण एकीकृत प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसमें उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय और निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों को संवैधानिक रूप देकर उन प्रभावी सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। सबसे पहले क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारत में संगठनात्मक शासन प्रणाली है। इसके बावजूद भारत ने एकल न्याय व्यवस्था, सिंगल जुडिशियल सिस्टम के सिद्धांत को अपनाया है, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर का एक न्यायालय होगा जो सर्वोच्च होगा तथा उसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय व अन्य अधीनस्थ न्यायालय होंगे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ 28 जनवरी 1950 को, जिसने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया था। किसने? भारत के जो उच्चतम न्यायालय था उसका आरंभ कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को, जिसने ब्रिटेन के जो प्रिवी काउंसिल था उसका स्थान लिया था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का एक सर्वोच्च स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया है। संघीय न्यायालय को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में उपबंधित किया गया है। संवैधानिक शासन पद्धति में भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपीलीय अथवा पुनः विचार न्यायालय है। संविधान की व्याख्या में इसका निर्णय अंतिम होता है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक भी है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उस समय एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश थे। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीशों का संख्या में वृद्धि कर सके। इसी संदर्भ में वर्ष 1956 में यह संख्या 10 वर्ष 1960 में 13, 1956 में संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। 1960 में संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। और 1977 में 18 और वर्ष 1986 में 26 तथा वर्ष 2008 में इसकी संख्या में वृद्धि करके 31 कर दी गई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश 1 मई 2018 कार्यरत है। इसके अतिरिक्त यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे स्थान पर होगा जिसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करे। संघीय न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131(1) केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अन्य अधिकारिता। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता।
अनुच्छेद 134 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त है। अनुच्छेद 139 ए कुछ विषयों मामलों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आंशिक शक्ति। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण करना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल व न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमादि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 संविधान का निर्वाचन। ये मुख्य अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे जो उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए हैं। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ जज वर्ष 1993 1993 का मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता था, परंतु वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन होता है जो न्यायाधीश के नामों की सिफारिश का प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेजती है, जहां सुझाए गए नामों की जांच करने के बाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाता है। वहां से यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के सम्मुख भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति इन नामों को स्वीकृति दे सकता है या उच्चतम न्यायालय के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय नामों का प्रस्ताव दूसरी बार राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति उन नामों पर स्वीकृति देने को बाध्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संदर्भ में यदि आवश्यक समझे तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना आवश्यक है। योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के तहत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक लगातार किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो। ये उल्लेखनीय बात है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं संविधान में नहीं है। शपथ। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने तथा अपनी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात के बिना पालन करने तथा संविधान व कानून की मर्यादा बनाए रखने का प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। कार्यकाल। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद तब तक धारण करेगा जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
तथा वह किसी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है या संसद द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उसे साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकता है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अभिवाचन व कार्य नहीं करेगा। वेतन एवं भत्ते। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते जो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ जजेस संविधान की दूसरी अनुसूची व अनुच्छेद 125 में उपबंधित है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख मासिक वेतन दिया जाता है, जो कि भारत का संचित निधि पर भारित है। इस पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास सुविधा तथा अन्य ऐसे भत्ते जो समय समय पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अवधारित कर दिए जाते हैं। नियुक्ति के पश्चात वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केवल वित्तीय आपात के दौरान इसके वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 160(4)(b)। सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों को नियमानुसार पेंशन दी जाती है और भारत की संचित निधि पर भारित होती है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकता है। जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निहित है। समृद्ध प्रस्ताव पर 100 सांसदों यानी कि लोकसभा के या 50 सांसदों यानी राज्यसभा के हस्ताक्षर सहित लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति को दिया जाएगा, जिसे स्वीकार या अस्वीकार भी किया जा सकता है। यदि उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें एक सदस्य मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, एक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा और एक सदस्य विधि वक्ता होगा। समिति जांच के बाद अगर न्यायाधीश को दोषी पाती है या असमर्थता से ग्रस्त पाती है तो हटाने से संबंधित प्रस्ताव का सदन अनुमोदन कर सकता है और सदन में अपनी कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। तदुपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। विभिन्न न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग जैसी प्रक्रिया। इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग वर्ष 1991 में न्यायमूर्ति बी रामास्वामी यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध किया गया था, जो कदाचार के दोषी थे, परंतु प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस ने मतदान में भाग नहीं लिया और यह असफल हो गया। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन ने 29 जुलाई 2011 को अपने विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग जैसी प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही पद से त्यागपत्र दे दिया, जिससे उनके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ ही नहीं हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रस्ताव अगस्त 2011 में पारित हो गया, लेकिन उन्होंने लोकसभा में प्रस्ताव 5 सितंबर को प्रस्तुत होने से पूर्व ही पद से त्यागपत्र दे दिया अतः महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुच्छेद 124(4) के उपबंध इंग्लैंड में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 के समान है। इस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया संबंधित है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित विवाद। वर्ष 1950-73 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती थी, किंतु वर्ष 1973 में इस व्यवस्था का हनन करके 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों J.M. सेलात, K.S. हेगड़े, S.N. ग्रोवर को नज़रअंदाज करके N.A.N. राय को मुख्य न्यायमूर्ति बना दिया गया। वर्ष 1977 में भी इस मामले को पुनरावृत्ति हुई।
जब वरिष्ठता को नज़रअंदाज करके M.H. बेग को मुख्य न्यायमूर्ति बनाया गया। बाद में जनता पार्टी की सरकार द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति पर वरिष्ठता को प्राथमिकता दी गई, जो आज तक कायम है। विधि आयोग ने भी वरिष्ठता के सिद्धांत के पालन की सिफारिश की थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिव चीफ जस्टिस की नियुक्ति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कर सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्य का पालन करेगा। यह तभी संभव है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित के कारण वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 के तहत यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय की गणपूर्ति पूरी न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जितनी अवधि आवश्यक हो तो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और उस समय उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी शक्तियां, अधिकारिता व विशेषाधिकार प्राप्त हो गए। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में शामिल होने का अनुरोध कर सकेगा। उस समय वह ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे तथा कार्य करने के दौरान वह उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियां व विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विभिन्न शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्रदान किए हैं। संघीय न्यायालय होने के साथ साथ ही इसे पुनर्लोकन की अंतिम शक्ति भी प्राप्त है, जो ब्रिटेन के उस सदन यानी कि व्हाइट हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है। वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी व्याख्या करने तथा गारंटी प्रदान करने की उच्च शक्ति है। इसके निम्नलिखित क्षेत्राधिकार है। कौन कौन से? आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को उपबंधित किया है। इसका तात्पर्य उन मामलों से है जिन्हें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में नहीं लिया जा सकता है। इस क्षेत्राधिकार में निम्न मामले आते हैं। कौन कौन से मामले आते हैं? केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच मामले। एक और केंद्र सरकार, एक या एक से अधिक राज्य तथा दूसरी और एक या एक से अधिक राज्यों के मामले। थर्ड है दो या अधिक राज्यों के बीच मामले। फोर्थ पॉइंट है नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक होता है। अतः अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों के उपचार के लिए विभिन्न रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध जारी करने की अधिकारिता है। फिफ्थ पॉइंट है मामला विधिक होना चाहिए, ना कि राजनैतिक। और सिक्स पॉइंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय में ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें 7वें संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से बाहर कर दिया गया है, जिनका आशय उन संधि समझौतों, प्रशंसा, करार, वचनबद्धता से है जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले हुए थे। संक्षेप में परिसंघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय के अन्य प्रारंभिक अधिकारिता के भीतर आएंगे। यह आरंभिक अधिकारिता के अधीन कोई ऐसा वाद ग्रहण नहीं करेगा जिसमें दोनों पक्षकार परिसंघ
की इकाई ना हो, जिनका अर्थ है कि किसी प्राइवेट नागरिक द्वारा राज्य या भारत सरकार के विरुद्ध लाया गया वाद आरंभिक अधिकारिता के भीतर नहीं होगा। अपीलीय अधिकारिता। संविधान का अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान करता है, जो प्राय उन मामलों से होती है जिससे शुरू तो निचली अदालतों में किया जाता है और इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। इनमें निम्न मामले में अपील की जा सकती है। किन मामलों में? फर्स्ट है सिविल मामले। भारत की किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध यदि उच्च न्यायालय या प्रमाणित कर दे तो मामले संवैधानिक व्याख्या का प्रश्न शामिल है, चाहे मामला दीवानी या फौजदारी से संबंधित ही क्यों न हो, कि अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है दीवानी मामले। इससे संबंध रखने वाले किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामला सामान्य महत्व का है और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय में 20,000 तक के ही मामले आते थे, किंतु अब धन की सीमा को वर्ष 1972 से 30वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। थर्ड पॉइंट है फौजदारी या दंडिक मामले। इससे संबंधित ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय में जाएंगे जिसमें किसी मामले में निचली अदालत ने अभियुक्त को रिहा कर दिया हो और इसके बाद उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, या मामला निम्न अदालत में चल रहा हो परंतु उच्च न्यायालय ने मामला अपने हाथ में लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो तथा उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील करने योग्य है, तो अनुच्छेद 132 के अधीन है ये। फिफ्थ पॉइंट है अनुच्छेद 134(2) के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह दंडिक मामलों में अपील की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है, किंतु उसे कम नहीं कर सकती। वर्ष 1970 में संसद ने विधि बनाकर अधिकारिता में वृद्धि की। इसमें ऐसे निम्न 2 मामले आएंगे जिनमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। 6 पॉइंट है यदि उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय को दोष मुक्त से आदेश को पलटते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष कारावास की सजा दी हो। 7 पॉइंट है ऐसा मामला जिस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में से अपने पास विचारार्थ रखा हो, इसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई हो। वर्ष 1970 से पहले केवल मृत्युदंड की सजा पाया अभियुक्त ही अपील कर सकता था, परंतु अब 10 वर्ष की सजा पाए अभियुक्त भी अपील कर सकते हैं, जहां अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता परिसंघीय संबंधों से उत्पन्न होने वाली या विधियों और संधियों को संवैधानिक विधि मान्यता से संबंधित मामलों तक ही सीमित है। वहीं भारतीय उच्चतम न्यायालय परिसंघीय न्यायालय भी है, संविधान का संरक्षक भी है और संविधान के निर्वचन के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों के अतिरिक्त सिविल और दंडिक मामलों के संबंध में देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अनुच्छेद 133-34 में बताया गया है। सलाहकारी अधिकारिता। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति निम्न मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका मामला सार्वजनिक महत्व का हो, जिस पर कोई प्रश्न उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। सेकंड पॉइंट है पूर्व में किए गए संवैधानिक संधि करार आदि से संबंधित मामले। उच्चतम न्यायालय इन मामलों में अपनी राय दे भी सकता है या इनकार भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी कोई भी सलाह को राष्ट्रपति
मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अभी तक केरल शिक्षा विधेयक 1958 1998, राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मामले 1974 1974, विशेष अदालत विधेयक 1978 1978, कावेरी जल विवाद 1991 1991, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद 1993 1993 पर राष्ट्रपति ने सलाह की अपेक्षा की है। विशेष अपील सुनने का अधिकार। अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने स्वविवेक से भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी महत्व के विषय पर दिए गए निर्णय, आदेश, डिक्री या दंडादेश के विरुद्ध यानी कि सैन्य न्यायालय को छोड़कर विशेष अपील की इजाज़त दे सकता है। यह इजाज़त निम्न 3 तथ्यों पर आधारित होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट है भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण जैसे केंद्र सरकार, निर्वाचन अधिकरण, रेल अधिकरण आदि। सेकंड है किसी मामले में जैसे स्टाम्प अधिनियम, कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम आदि। और थर्ड है किसी निर्णय, आदेश, डिक्री के मामले में। अभिलेख अधिकारिता। अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिसका अर्थ है कि इसकी कार्यवाही व निर्णय एक साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और सभी न्यायालयों को इन निर्णयों को मानना बाध्यकारी होता है तथा किसी अन्य अदालत में इन मामलों के निर्णय को प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा तथा न्यायालय को इसकी अवमानना पर दंड देने की अधिकारिता है। वर्ष 1991 से अवमानना पर दंड देने का अधिकार उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को तथा प्रचांट को भी दिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की अधिकारिता। उस भारत में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 के अनुसार न्यायिक पुनर्वलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ रिकवरी जुडिशियल की शक्ति दी गई है, जिसे अमेरिका में लिया गया है। इसके अनुसार न्यायालय केंद्र व राज्य के विधायी व कार्यकारी आदेशों का परीक्षण कर सकता है। यदि कोई भी संवैधानिक त्रुटि दिखता हो तो उसे अवैध घोषित कर सकता है तथा पूर्व में दिए गए अपने निर्णयों को भी बदल सकता है, जैसे गोलकनाथ मामला 1967 1967, केशवानंद भारती 1973 1973, मानवा मिल 1980 1980 आदि। 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। 11 जनवरी 2007 को मुख्य न्यायमूर्ति वाई के सबरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय खंडपीठ ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। इससे पहले इस सूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थे। वर्ष 1973 के बाद से 9वीं सूची में शामिल कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, किसी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। वाद हस्तांतरण की अधिकारिता। अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय अपनी पहल पर भारत के महान न्यायवादी के अनुरोध पर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में एक ही महत्व के लंबित पड़े मामले को अपने पास मंगवाकर निपटारा कर सकता है तथा उसकी एक प्रति संबंधित उच्च न्यायालय को भेजता है, जिससे मामले में उस प्रति को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय मामलों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में वाद क्या है? एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 चुनौती का आधार क्या था? आवास स्वतंत्रता के हनन के 19 आधार पर तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध बंदी बनाए जाने की चुनौती थी। उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या था? अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे से अलग है। अनुच्छेद 21 को चुनौती इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि वह 19(5) के तहत निर्बंध लगाती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
1952 प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी और कहा कि यह मूल अधिकारों का हनन करता है। क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय था? संविधान संशोधन की शक्ति जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है अनुच्छेद 368 में है। विधि का अर्थ सामान्य विधि प्रक्रिया से पारित कानून है, न कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से। थर्ड है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के निर्णय को पुनरावृत्ति हुई थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 अनुच्छेद 19(1) व 14 के विरुद्ध होने की चुनौती, साथ ही प्रथम, चतुर्थ व 17वें संविधान संशोधन को भी चुनौती दी गई थी। क्या निर्णय रहा था? निर्णय 5-6 के बहुमत से यह न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी पीठ 11 न्यायाधीश की थी। वर्ष 1952 से 65 के निर्णय को बदल दिया गया। संसद भाग 3 में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 भूमि सुधार अधिनियम 1969 को चुनौती दी तथा कहा कि इस अधिनियम से अनुच्छेद 14, 19(1), 25, 26, 31 का उल्लंघन हुआ है। गोलकनाथवाद के निर्णय को बदल दिया गया। अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया गया। संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है या समाप्त कर सकती है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे मूल ढांचे में परिवर्तन होता हो। उच्चतम न्यायालयों का निर्णय का अधिकार मूल ढांचे का ही भाग है। 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी खंडपीठ है। मेनका गांधीवाद 1978 लोकहित में पासपोर्ट निरस्त का मामला तथा अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 19(1)(a)(s) तथा 21 का हनन के आरोप में चुनौती। लोकहित की भाषा व्यापक है तथा यह अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(h) तथा 21 का हनन नहीं करती है। मानवा मिल बनाम भारत संघ 1980 मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित मामला। निर्णय 14(1) के तहत के बहुमत से मूल अधिकार के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से पूरक है। अनुच्छेद 31C का अनुच्छेद 14, 19 का हनन करता है। संशोधन किया जा सकता है। ये थी भारत की कुछ मुख्य चुनौतियाँ। अब हम कहें अन्य शक्तियाँ क्या हैं। उच्चतम न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालयों की जांच कर सकता है तथा उनके लिए नियम विनियम बना सकता है। सेकंड पॉइंट है उच्चतम न्यायालय विधि ज्ञाताओं के लिए भी नियम बना सकता है। थर्ड है यह न्यायिक व गैर न्यायिक अधिकारियों में से सहायता ले सकता है। किससे ले सकता है? यह न्यायिक व गैर न्यायिक अधिकारियों से भी सहायता ले सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद यदि वे दोषी सिद्ध होते हैं तो राष्ट्रपति हटा भी सकता है। उच्चतम न्यायालय की कार्य प्रक्रिया किसी भी मामले में निर्णय के लिए 3 सदस्यीय बेंच का होना अनिवार्य है तथा निर्णय बहुमत के आधार पर होगा और असहमति होने पर इसके कारण निर्णय के साथ प्रस्तुत करने वाले किसी भी मामले में निर्णय के लिए 3 सदस्यीय बेंच का होना अनिवार्य है तथा निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। असहमति होने पर इसके कारण निर्णय के साथ प्रस्तुत करना होता है तथा राष्ट्रपति के परामर्श के मामले में 5 सदस्यीय बेंच का होना आवश्यक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।